नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। तो बताएंगे देश का मूड आखिर क्या है और आम आदमी के लिए क्या है जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां लगातार बढ़ते प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी खबर में बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां एसआईआर के मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ है और एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध कर रही हैं, तो दूसरी ओर ममता के मंत्री अब धमकी देने पर उतर आए हैं। तीसरी खबर में बात मुंबई 26/11 आतंकी हमले की करेंगे, जिसकी आज 17वीं बरसी है। इस मौके पर एनएसजी की तरफ से मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आतंकवाद की ऐसी घटना ना दोहराने देने का संकल्प लिया जाएगा। चौथी और आखिरी खबर में बात होगी ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति की, जिन्हें चुनाव में हार के बाद तख्ता पलट की साजिश के आरोप में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल जेल की सजा सुनाई है। तो एक एक कर विस्तार से आपको इन सभी खबरों की हम जानकारी देंगे। तो बता दें आपको कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण लगातार गंभीर बना हुआ है, स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है और यहां पर AQI 400 को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है। तो CPCB के मुताबिक इलाके के आसपास AQI 400 के आसपास, जिसे कि बहुत खराब कैटेगरी में माना जाता है, वो बना हुआ है। जहरीली हवाओं के कारण लोगों की आंखों में जलन और गले में इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को आदेश दिया कि अब दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस सिर्फ 50% कर्मचारियों के साथ ही काम करेंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। साथ ही शहर में ग्रैब 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को आदेश दिया कि अब दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस सिर्फ 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। साथ ही शहर में ग्रैब 3 के नियम भी लागू कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैल रहा है और चिंता की बात यह है कि लगातार AQI 400 को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई नियमों का पालन करने की बात कही जा रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि ये काम अभी फिलहाल रोक दिए गए हैं। कुछ जगहों पर तो ये नियम लागू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी नियमों का पालन नहीं हो रहा। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि ग्रैब 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं और ऐसे में प्रदूषण में लेकिन अभी भी कोई कटौती नहीं दिख रही है। तो ये चिंता की बात है कि आखिर किस तरह से इस प्रदूषण को कम किया जाएगा। हालांकि एक और बड़ा फैसला गाइडलाइन सामने आई है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि सरकारी और प्राइवेट ऑफिस अब सिर्फ 50% कर्मचारियों के साथ ही काम करेंगे। लेकिन ये कितना प्रभावशाली होगा और इससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदूषण पर, यह भी अब स्थिति साफ नहीं हो पाई है। तो आपको बता दें कि शहर में ग्रैब 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं और ऐसे में दिल्ली की हवा जहरीलेपन की हद को पार करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर AQI का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें तो ग्रैब 3 लागू है और इसी जहरीली धुंध के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दिल्ली की हवा जहरीलेपन की हद पार कर चुकी है। AQI का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ग्रैब 3 लागू है और इसी जहरीली धुंध के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रैब लागू होते ही ट्रैफिक पुलिस का क्लीन एयर ड्राइव दिल्ली में बवंडर की तरह चल रहा है। PUCC ना होने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है और अब तक 2,32,000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। ये नंबर कई शहरों की कुल रजिस्टर्ड गाड़ियों से भी ज्यादा। पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई, 11,915 वाहन को जब्त किया गया। बिल्डिंग निर्माण के मलबे को बिना ढके ढोने वाली गाड़ियां भी पुलिस के रडार पर हैं। अब तक 19,479 चालान हुए हैं, जिससे पता लगता है कि सख्ती का पैमाना कितना है। गलत पार्किंग के लिए भी अब तक 4,70,000 से ज्यादा चालान कट चुके हैं। दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। अच्छा, आपका गाड़ी अंदर नहीं जाएगी बोल दिया उन्होंने? नहीं क्या दिक्कत है? वो क्या नाम BS4 की वजह से। BS4 आपकी तो डीजल है? डीजल है। इस वजह से आप अंदर नहीं जा सकते। तो आप वापस जाएंगे? वापस जाएंगे या कहीं आपको पता नहीं था?
नहीं हमें पता नहीं था, नहीं तो गाड़ी पार्क दिल्ली में कहाँ जाना है? हमें तो फेज 3 जाना है। हैं? फेज 3। फेज 3 जाना है, तो आप गाड़ी कहीं और खड़ी करके फिर जाएंगे? हाँ पार्किंग में खरीद करके जाएंगे। दिक्कत आगे जानकारी नहीं था इसलिए दिक्कत हाँ आई। बस थोड़ा ये। सर वो जो डीजल की गाड़ी लगती है उसको रोकते हैं। रोक लेते हैं। हाँ। BS3 BS4 BS3 BS4 जो भी है उनको वापस करते हैं। अच्छा वापस करते हैं। चालान भी कट रहे हैं कुछ वाहनों का? हाँ चालान भी करते हैं। तो आप ही लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं? नहीं हम ही कर रहे हैं सर। आप ही लोग कर रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ लमसम रोज वापस करना पड़ रहा है का अंदाजन? 3-4 गाड़ियाँ हो जाती हैं। वापस होती है, जिनको नहीं पता दूर दराज से आ रहे हैं, जिनको पता है वो चले जाते हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादा थी सर, अब कम हो गई है धीरे धीरे। अब सबको पता लग गया ना, जानकारी हो गई। हाँ तो कम हो गई है अब गाड़ी। और आप लोग पूरा जो है गाड़ी का डिटेल सब कुछ नोट करते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सर, सारी चीज़ नोट करते हैं। दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीमें 126 एंट्री पॉइंट्स पर तैनात हैं, जो हर आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। नहीं, इसमें हम ना हमारा जो है हमारी नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हरियाणा और यूपी के, तो इनसे भी हमारी बात हो गई। हमारे प्रॉपर हमने साइनेज बोर्ड्स पे लगा रखे हैं बॉर्डर्स पे कि ये इस तरीके की गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ वर्जित हैं जो दिल्ली में अलाउड नहीं होंगी। हमारे 126 बॉर्डर्स टोटल हैं, छोटे और बड़े बॉर्डर्स मिला के, और जिसमें कि हमारे अभी 13 बॉर्डर्स पे ट्रांसपोर्ट और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीमें चेकिंग कर रही हैं। दिल्ली का दम घुट रहा है और प्रशासन की ये कार्रवाई कागजों से निकलकर सड़क पर दिख रही है। लेकिन सवाल वही, क्या ये सख्तियां दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बना पाएंगी? दिल्ली से कैमरामैन रविंदर के साथ पंकज राय की रिपोर्ट। पॉल्यूशन की स्थिति दिल्ली की हवा तो बिल्कुल जहरीली हो गई है। आंखों में जलन, गले में चुभन। हमारा ये हाल है तो हमारी आने वाली नई पीढ़ी कैसे यहाँ पे अपनी स्थिति को ठीक रखेगी? उनकी शारीरिक स्थिति कैसी होगी? जब हमको ऐसी तकलीफें हो रही है तो बच्चे कैसे जी पाएंगे इस जहरीली घुटन में? मेरा सांस घुट रहा है यहाँ पे आने से। सरकार के जो भी कदम उठाए हैं उनको मुझे कोई सफलता तो दिखाई नहीं दे रही है। ये CNG की गाड़ियाँ चला रहे हैं, पेट्रोल बंद करने हैं 15 सालों में, उससे भी कोई मुझे ऐसा फ़ायदा नहीं दिख रहा है। पोल्यूशन की स्थिति तो हैवी है दिल्ली में। अभी भी जब हम निकलते हैं बाहर तो आंखों में जलन होती है और सांस लेने में तो दिक्कत होती है। जैसे इंडिया गेट आप खड़े हैं तो लग रहा है आपको पोल्यूशन महसूस हो रहा है? इंडिया गेट में भी थोड़ा सा कम हो पोल्यूशन, लेकिन बाकी जगहों पे अगर आप जाएंगे जैसे जो आउटर स्कर्ट है दिल्ली की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अच्छा, क्या कोई भी सरकार इस पे वैसे ध्यान नहीं देना चाहती है, बस ऐसे ही मुद्दे बनाने के लिए ऐसे काम करती है, लेकिन कोई भी बेसिकली इस पे ध्यान नहीं दे रहा है वैसे। बहुत ज़्यादा आंखों में जलन सी हो रही है। लास्ट टाइम तो मेरा ऐसा हाल हो गया था, अभी 2-3 दिन पहले मुझे मास्क पहन के निकलना पड़ रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। घर में एयर प्योरीफायर चला रहे हैं उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। एयर प्योरीफायर चलाने के बाद में घर में 400 AQI जा रहा है घर में अंदर, तो आप सोचो बाहर की क्या स्थिति होगी। SIR को लेकर बंगाल की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां लगातार ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, तो ममता सरकार के मंत्री भी तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार विरोध करती हुई दिखाई दी, तो दूसरी तरफ ममता के मंत्री धमकी देने पर उतर आए हैं। TMC सरकार में मंत्री सिद्दिकुल्ला चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि वो एक दिन में कितने फॉर्म चेक करेंगे, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, लेकिन नाम सही होना चाहिए। अगर नाम की कटौती होगी तो आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी इलेक्टोरल CEO के साथ 40 मिनट की मीटिंग हुई। उन्होंने हमें बताया कि जब से बंगाल में काम SIR शुरू हुआ है, 14 लाख नामों की पहचान की है, जो लोग या तो गुजर चुके हैं, शिफ्ट हो गए हैं, या डुप्लीकेट वोटर्स हैं। सिद्दिकुल्ला ने बीते दिनों आए BLO की आत्महत्या के मामलों को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा अभी तक जो रिपोर्ट आई है, कुल मिलाकर सभी राज्यों में 10 से 12 लोगों ने सुसाइड किया है। SIR को लेकर ऐसे दिन पहले कभी नहीं देखे थे। ये सिस्टम में गड़बड़ी है, लोग पैनिक में क्यों हैं? क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं है। ट्रेनिंग होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन वो भी नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन को लिबरल होना चाहिए, वो किसी एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यहाँ के CEO ने बताया, इलेक्शन कमीशन आया, 3.25 करोड़ का भी इसमें फॉर्म जो फिलअप कर चुके हैं, TTP होकर अभी लिस्ट में नहीं आया। हम कहेंगे अभी रोजाना एक टाइम फिक्स करके बोले, आज है 25, कल है 26 में क्या प्रोग्राम है,
कितना करेंगे? 25 लाख, 30 लाख, 40। अगर रोजाना 30-40 लाख नहीं करेंगे तो एक घपला रह जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। मैन पावर यहाँ से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, गुजरात से लाएंगे, उनकी बात है, वो सोचे। इसमें अब तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है, तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है? लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अमरदेव सिंह से। अमरदेव, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी तो एसआईआर को लेकर विरोध कर ही रही हैं, लेकिन अब उनके मंत्री भी तमाम तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है एसआईआर का? इसमें तो कहीं ना कहीं इनको सहयोग करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का। देखिए, ये सीधी तौर पे जिस तरीके से सिद्दीकुल्ला चौधरी ने ये बात कही है, तो इसी तौर से केंद्र सरकार को ये चुनौती है और साथ में इलेक्शन कमीशन को भी ये चुनौती है। और इस चुनौती के जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक जो मतदाता हैं, उनका नाम किसी भी कीमत पर मतदाता सूची से नहीं कटना चाहिए। अगर कटा तो उसके खिलाफ वो उग्र आंदोलन करेंगे। और वो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आग से खेलने वाली बात हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो एक चेतावनी के जरिए ये इलेक्शन कमीशन को ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो भी मतदाता है, जो अल्पसंख्यक मतदाता, उनका नाम नहीं कटना चाहिए। इसको लेकर तरह तरह की जो है अन्य जो विरोधी दल के जो नेता हैं, वो भी अब मैदान में उतर चुके हैं और ये इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो है ममता के मंत्री इस तरीके से खुली चुनौती दे रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में जो एसआईआर जब लागू हुआ बंगाल में, तो उस समय देखा गया कि कई जो है बीएलओ जो है वो विरोध कर रहे थे और वो यही बता रहे थे कि इतने कम समय में वो किस तरीके से एसआईआर का जो फॉर्म है, जो बांटने का काम है या फिर वो फॉर्म जमा करने का काम है, वो किस तरीके से इतने कम समय में कर पाएंगे। उसको लेकर कई दिनों तक जो है वो लगातार विरोध चला। इस बीच में जो राजनीतिक दल जो है, सत्ताधारी पार्टी जो टीएमसी भी सड़कों पर नजर आई, कांग्रेस को भी देखा गया, सीपीएम को भी देखा गया। लेकिन इसी बीच जो है काम भी जारी था, विरोध भी जारी था। और इसी विरोध के बीच में जो है अभी भी जो है एसआईआर का काम चल रहा है और फॉर्म जो है वो जमा हो रहे हैं। फिलहाल जो है कभी कभी जो है जो इलेक्शन कमीशन का जो साइट है, जहां पर ये फॉर्म को बीएलओ जो अपलोड कर रहे हैं, उसका सर्वर डाउन होने के कारण बाधाएं भी आ रही हैं। बावजूद उसके जो है काम सुचारू रूप से जो है किया जा रहा है। बिल्कुल अमरदेव, और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी हैं वो यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं एसआईआर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपत्ति तो चलिए ठीक है, अगर काम को लेकर कुछ दिक्कत है, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो बीएलओ हैं कई मामले ऐसे सामने आ चुके, बहुत ज़्यादा काम से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो एक तरह से, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से एसआईआर को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो क्या माना जाए कि इन सरकारों का मकसद ये है कि जो अब तक चल रहा है वैसा ही चलता रहे? अगर कोई किसी की मृत्यु हो चुकी है और उसका वोटर कार्ड अभी भी बना हुआ है, तो इन लोगों को इसमें आपत्ति क्या है अगर उसको रिवाइज किया जा रहा है और एसआईआर लागू किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से ये जो विरोध हो रहा है और अल्पसंख्यक जो मतदाताओं का जो है नाम नहीं कटने का जो चेतावनी है जो दी जा रही है, तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक जो मतदाता है, उनकी मैच्योरिटी जो है वो काफ़ी है और किसी भी तरीके से वो नाम नहीं कटने का जो है ये जो कोशिश कर रहे हैं कि वो नाम लेकिन ना कटे। अमरदेव, इस पे राजनीति ज्यादा हो रही है। नाम कटने का फैसला ये ममता सरकार कैसे कर सकती है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, अब से पहले भी लगातार वो अपना काम निभा रहे थे, आज भी कर रहे हैं, तो अब इतना सवाल उठाने का क्या मतलब है? यानी कुल मिलाकर राजनीति इस पूरे मामले को लेकर हो रही है और सरकार को इसमें घसीटा जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन एक अलग संस्था है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बता दें आपको, मुंबई में हुए 26/11 हमले की आज 17वीं बरसी है। 6 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को हिला दिया था और इस हमले में 166 लोग मारे गए थे, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। आतंकियों ने निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाया था। भारी हथियारों से लैस 10 आतंकियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया था, जो 4 दिन तक चला था। साल 2008 की 26 नवंबर की उस रात को मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी।
हमलावरों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटल, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया था। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस हमले के पैमाने का अनुमान होना शुरू हुआ। पुलिस ने आतंकियों को मार गिराया और एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया, जिसका नाम था अजमल आमिर कसाब। आतंकी अजमल आमिर कसाब को साल 2012 में पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई थी। आतंकी हमलों से सबक लेते हुए भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में काफी सुधार किए हैं। भारत ने 26/11 से कई ऑपरेशनल, इंटेलिजेंस, कानूनी और स्ट्रक्चरल सबक सीखे हैं और जिससे कोस्टल सिक्योरिटी मजबूत हुई, वहीं काउंटर टेरर कानून, इंटेलिजेंस शेयरिंग और स्पेशल फोर्स की तैनाती में भी बड़े सुधार हुए हैं। कोस्टल और पोर्ट सिक्योरिटी पहले की तुलना में काफी सख्त हो गई है, लेकिन इसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आतंकियों ने समुद्र में छोटी नावों की मॉनिटरिंग में कमियों का ही फायदा उठाया था। तो आपको बता दें 26/11 हमले की आज 17वीं बरसी है और जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं समुद्र के रास्ते आतंकी होटल में घुसे थे और उसके बाद कुल मिलाकर वो खौफ का मंजर हर किसी ने देखा और इस पूरे हमले में जिस तरह से क्रूरता दिखाई दी, आतंकियों ने किस तरह से होटल ताज को घेर लिया था और उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही थी कमांडोज के द्वारा कि लोगों की जान को भी नुकसान ना हो और इन आतंकियों को ढेर किया जाए। तो ऐसे में जिस तरह से 6 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई में यह हमला किया था। इस हमले में 166 लोगों को यहां पर मारा गया था, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। आतंकियों ने निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाया था और भारी हथियारों से लैस 10 आतंकियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर उस वक्त हमला किया था, जो 4 दिन तक चला था। और साल 2008 की 26 नवंबर की उस रात को मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी। हमलावरों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटल, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र को उस वक्त निशाना बनाया था। हालांकि शुरू में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस हमले के पैमाने का अनुमान होना शुरू हुआ। पुलिस ने आतंकियों को मार गिराया और एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया था, जिसे बाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं मुंबई की और आज श्रद्धांजलि दी जा रही है 26/11 के उन लोगों को जो इस हमले में मारे गए थे। कुछ लोग घायल इसमें हुए और उनकी ये एक तरह से कह सकते हैं जो खौफनाक यादें हैं, उनसे ही ये पता चलता है कि आखिर कितना डरावना वो मंजर था जब उन्हें लग रहा था कि उनकी जान भी बच पाएगी कि नहीं। कई घायलों से भी लगातार जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया क्या खौफ का मंजर उस वक्त था, किस तरह से इन आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की थी और कैसे जो लोग बचे हैं उन्होंने अपनी जान बचाई, जो लोग घायल हुए उन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत को तैरते हुए देखा। 26/11 हमले की आज 17वीं बरसी है। मुंबई की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने किस तरह से श्रद्धांजलि यहां पर उन लोगों को दी है जो इस हमले में मारे गए थे। तो 166 लोग उस वक्त मारे गए थे। कई जगह ये ब्लास्ट हुए थे, कई जगहों को निशाना बनाया गया था। 26/11 का वो दिन आज भी जब याद आता है तो लोगों की आंखें नम हो जाती है, जहन सहर उठता है और एक तरह से वो सिहरन आज भी लोगों के चेहरे पर आ जाती है। 4 दिन वो खौफनाक मंजर किस तरह से जब यहाँ पर कुछ इलाकों को निशाना बनाया गया और उसके बाद लगातार आतंकी गोलियां बरसाते रहे, 166 लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया। तो मुंबई के 2 5 सितारा होटल, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र उस वक्त आतंकियों ने अपने निशाने पर लिए थे। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से खूनी खेल खेला गया और उसके बाद फिलहाल आज का ये दिन उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने तख्ता पलट की साजिश के मामले में 27 साल की सजा सुनाई है। पूर्व राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए मौजूदा राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की सरकार गिराने की साजिश रची थी। सुनवाई के दौरान बोल्सोनारो की कानूनी टीम ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंतिम अपील नहीं की, जिसके बाद जस्टिस मोराइसिस ने फैसला अंतिम घोषित करते हुए पूरे 27 साल की सजा लागू करने का आदेश दिया।
अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को नजरबंद करने का आदेश दिया था। जस्टिस अलेक्जेंड्रे डी मोराइसिस ने कहा था कि बोल्सोनारो ने अपने 3 सांसद बेटों के जरिए सार्वजनिक संदेश भेजे जो कि प्रतिबंधों का उल्लंघन है। बोल्सोनारो ने रियो डी जेनेरियो में उनके समर्थकों की एक रैली को अपने बेटे के फोन से संबंधित किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था कि गुड आफ्टरनून कोपाकबाना, गुड आफ्टरनून माय ब्राजील, ये हमारी आज़ादी के लिए है। कोर्ट ने इसे नियमों की सीधी अवहेलना बताया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें घर में नजरबंद रखने, इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर पहनने और उनके घर से सभी मोबाइल जब्त करने का आदेश दिया था। तो नजरबंद रहने के दौरान बोल्सोनारो पर इलेक्ट्रॉनिकल एंकल मॉनिटर को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। अदालत ने कहा कि उन्होंने भागने के चक्कर में डिवाइस को सोल्डरिंग आयरन से जलाने की कोशिश की। अदालत ने जो वीडियो सार्वजनिक किया उसमें मॉनिटर जला हुआ और क्षतिग्रस्त दिखता हुआ नजर आया है। तो हालांकि वो अभी भी बोल्सोनारो के पैर में ही बंधा हुआ है। फुटेज में बोल्सोनारो ने माना कि उन्होंने डिवाइस पर टूल का इस्तेमाल किया था। बोल्सोनारो ने तख्तापलट की साजिश से जुड़े किसी भी गलत काम से लगातार इनकार किया है। वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को विच हंट बताया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हाल ही में बोल्सोनारो से बात की और जल्द उनसे मिलने की योजना है। ट्रंप ने ब्राजील से आयात होने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लगाया था। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मोराइस का वीजा भी रद्द किया था।